सभी बच्चे जिन्होंने भी जेईई का एग्ज़ाम दिया है बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत की है और आई होप उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। एक पेपर का एनालिसिस मैं यहाँ पर फिर कर रहा हूँ। अब कौन सा है बेटा अपना, ये है 22 जनवरी का, ठीक है। हाँ मुझे पता है हम थोड़ा सा लेट हो गए इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अपने पास जैसे पेपर आया है हमने एनालिसिस दिया है, सटीक एनालिसिस रहेगा। और हाँ एक बात और, जो भी बच्चा इस चैनल पर नया आया है वो यहाँ पर सॉल्यूशन देखे और सॉल्यूशन के साथ साथ उसका बेसिक टू हायर लेवल भी चेक करे, ठीक है। मैं सारा सॉल्यूशन दूंगा और बेसिक से हायर लेवल तक आपको इसके बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो क्वेश्चन ये हुआ वो तो हो चुका, अब हो सकता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से अगला क्वेश्चन बने, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जेईई जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बना रहा, मतलब उसके ही कॉन्सेप्ट को आगे यूज़ कर रहा है। तो ये अगर अपने को समझ में आ गई ना, तो समझ लेना ऐसे जाएगा एग्ज़ाम, ऐसे, ठीक है। तो जो भी बच्चा कल एग्ज़ाम देने जाए तो प्लीज़ रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को देख कर जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि जितना भी एनालिसिस मैंने दिया है ना, सबका सॉल्यूशन देख कर जाए और सब में कहीं ना कहीं ये पॉइंट बताया कि बेटा अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, और वो आया भी है, मैंने कई बार बताया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन अपने सामने क्या कह रहा है। कंसीडर द गिवन सेंट्रल मेटल आयन। बेटा हमें सेंट्रल आयन दिया हुआ है, ये रे बहुत सारे दिए हुए हैं, 4, ठीक है। ये कह रहा है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। ध्यान रखनी है पहली बात कि ये लो स्पिन है, हाई स्पिन नहीं है। लो स्पिन मतलब पेयरिंग होगी इनमें, पेयरिंग अकर्ड, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। फिर कह रहा है चूज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब मुझे ये बताना कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में सबसे ज़्यादा, किस में सबसे कम। चलो भाई चेक करें। सबसे पहले मैं इनको न्यूट्रल फॉर्म में लिखूंगा। बेटा Mn क्रोमियम, आयरन और कोबाल्ट। ध्यान से सुनना बेटा, एटॉमिक नंबर 25, 24, 26, 27। जरा कन्फिग्रेशन बनाओ। आर्गन 18, 4s2 और 3d5। इसका आर्गन ये रहेगा, आर्गन 18, 4s1 और 3d5। जिनको आता है उनको पता होगा, ठीक है। वैलेंसी के लिए स्टेबल करने के लिए हम d को 5 लिख देते हैं, इसको s1। आयरन फिर से 18, आर्गन 4s2 और 3d6। ये अपना आर्गन 18, 4s2 और 3d7, ओके। ये न्यूट्रल फॉर्म में लिखिए। अब मैंने इनको लिखा +3 में। +3 में बेटा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा, तो टोटल क्या आएगा, 4s0 और 3d4, ओके। इसका क्या आ जाएगा, एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4s0 और 3d3, ठीक है। सेम यहाँ से बेटा +3 करो इसको, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, 4s0 और 3d5। सेम इसमें 4s0 और 3d6। ध्यान से देखना भाई, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं इसकी स्प्लिटिंग करा दूँ, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाना है मुझे, तो बेटा 3 नीचे टूटते हैं और 2 ऊपर। बोलो यस और नो। 4 इलेक्ट्रॉन है और मुझसे बोला गया लो स्पिन में, मतलब 1, 2, 3 और एक ये 4। तो अनपेयर्ड कितने आए इसमें, 2, ओके। इसमें जाओ क्रोमियम वाले में, यहाँ 3 और यहाँ 2, तो 1, 2, 3 तीनों अनपेयर्ड, क्योंकि 3 ही थे इसमें। 5 वाले में आओ बच्चों, एक, 2, 3, 4, 5, इसमें एक अनपेयर्ड, बचा हुआ d6, इसको करो। एक, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये कि कोबाल्ट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब सुनो स्मार्ट तरीका, कोबाल्ट का अपना 0 है तो सबसे लास्ट जाएगा, क्योंकि इसमें 1 था, इसमें 3 है, इसमें 2 है, मतलब कोबाल्ट सबसे लास्ट। ढूंढो जल्दी, ये नहीं, ये नहीं, ये 2 ऑप्शन में है अपने, ओके।
और क्रोमियम सबसे पहले, दोनों क्रोमियम किधर है, दोनों में है। इसके बाद क्रोमियम के बाद किस में है, मैग्नीज, मैग्नीज ढूंढो, बस हो गया आंसर। बोलो बात समझ में आई। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे सुनो कैसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन इनसे बनेगा CFSC का, ध्यान रखना किसका बनेगा बेटा, CFSC का। क्या होती है, -0.4 डेलो मतलब T2G में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डालो, प्लस 0.6 EG इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, EG डेलो। इससे CFSC निकालेंगे। और सुनो बेटा कंसेप्ट, अगर ये डेलो CFSC डेलो अगर ये बढ़ेगी तो बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बढ़ेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इंक्रीज। अगर डेलो इंक्रीज हुआ तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगा। और बेटा एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ से इन्वर्सली होता है, मतलब वेवलेंथ घटेगी। बात समझ में आ गई। और सुनो क्या आ सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, कैसे निकालते हैं, म्यू इक्वल टू n+2 का अंडर रूट, इस फॉर्मूले से निकलता है, ठीक। और सुनो क्या आ सकता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आगे फ्रेम हो सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा यहाँ कुछ रिएजेंट लिखे हैं और यहाँ उनका नाम लिखा है। मैं हर बार बोलता हूँ इस चीज़ को कि बेटा रिएजेंट से क्वेश्चन आता है, और आया। देखो क्या करेंगे, AgNH3 की ट्वाइस टॉलरेंस रिएजेंट है, और मैंने बताया था पहले ये आ सकता है। एक और बात सुनो, इसका बेटा एक्टिव फॉर्म क्या होता है, Ag2O भी लिखा हो सकता है ये, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज होती है वो +1 होती है। ध्यान रखना आपको, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें चेंज होती है, ठीक। तो ये टॉलरेंस रिएजेंट है, इसका मतलब A का थर्ड। ऑप्शन चेक करो बेटा, यहीं से आंसर निकालेंगे हम। A का थर्ड एक ही ऑप्शन है, अपना राइट आंसर हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिंक Hg, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कर, जिंक Hg अपने को पता है, जिंक Hg क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन ये वाला यही है, B का सेकेंड, बिल्कुल राइट। NH2NH2KOH किसका बेटा, वॉफ किस्नर, और बचा कुचा फैलिंग सॉल्यूशन। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना है, Cu2O की वजह से इसमें कलर आता है, ध्यान रखोगे, कलर शो इसकी वजह से। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बेटा +2 चेंज होता है। बात समझ में आई, यस और नो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, रिएजेंट बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है। एक बार स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बिल्कुल राइट है, सुक्रोज डेक्स्ट्रो होता है। एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लीवो, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। बेटा सुक्रोज जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो ग्लूकोज बनता है और साथ में फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। इसकी जो रोटेशन होती है वो 52.5 होती है, 52.5, और इसको होती है -92.5 के समथिंग, ठीक है, ये होती है। अब पहला स्टेटमेंट तो राइट है, क्योंकि ये भाई ये लीवो ज़्यादा है, तो इसलिए इट बिकम्स लीवो रोटेटरी, बिल्कुल सही, माइनस में रोटेशन है। अब कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट, पहले इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट किस में है, बोथ करेक्ट हो सकता है, बोथ इनकरेक्ट, नो, फर्स्ट इनकरेक्ट, नो, इन दो ऑप्शन में आप अपना आंसर है। लिख रहा है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बिल्कुल अभी तक राइट है। सच दैट लीवो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, बेटा डेक्स्ट्रो तो है ही नहीं, ये तो लीवो है ही नहीं, ये तो डेक्स्ट्रो देता है,
ये ऑप्शन गलत हुआ। तो कौन सा आंसर आया भाई? फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यस और नो। चलो आगे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसमें, ध्यान से देखो। इसमें पूछा जा सकता है सुक्रोज को कंसीडर करके कि इनवर्ट शुगर कौन सा है। सुक्रोज जो होता है ना बेटा, कैसा होता है? इनवर्ट शुगर होता है। ओके, और क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये 2 पॉइंट आपको सुक्रोज के बारे में ध्यान रखनी है। लिंकेज कौन सी होती है? 1-2 अल्फा बीटा लिंकेज होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपको पॉइंट सुक्रोज के बारे में याद रखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जीओसी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? जीओसी का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ गिवन न्यूक्लियोफाइल। कुछ न्यूक्लियोफाइल गिवन है बच्चों अपने को, कौन कौन सा? फ्लोरीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, C6H5O नेगेटिव, ठीक है। विद HBr, मतलब ये कह रहा है कि CH3Br और इसमें न्यूक्लियोफाइल डाला जाए। तो मुझे रिएक्टिविटी बताइए अगर इनमें से कुछ हो यहाँ पर, तो कौन जल्दी। ऐसा ही क्वेश्चन 2023 के पेपर में भी आया था बेटा, ठीक है। सेम 23 जनवरी का जो शिफ्टिंग का पेपर था ना मॉर्निंग का, उसमें सेम क्वेश्चन था ऐसा। क्लियर? तो देखो बेटा, इसने कहा इन मीथेनॉल, यहाँ पर सॉल्वेंट ले लिया मीथेनॉल। एक बात सुनो मेरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बेटा अगर ये होते हैं नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट में, तो फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होती है, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोटॉन नहीं है। और अगर ये जो है न्यूक्लियोफाइल होते हैं प्रोटोनिक सॉल्वेंट में, प्रोटोनिक सॉल्वेंट, तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है इनकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ध्यान रखने की बात है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा प्रोटॉन से, सॉल्वेंट से ही, तो न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा, इसलिए आयोडीन अच्छा है। अब जो यहाँ पर सॉल्वेंट गिवन है ना अपने को, ये मीथेनॉल है CH3OH, क्या ये प्रोटोनिक सॉल्वेंट है? यस, ये प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन बेटर है। बोलो यस और नो। और हमें पता है कि हमारी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के भी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसका मतलब कि यहाँ फ्लोरीन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो आयोडीन में से सबसे अच्छा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। ढूंढो आयोडीन सबसे बेटर होना चाहिए। आयोडीन आयोडीन आयोडीन, ये नहीं होगा। 3 ऑप्शन है अपने। अब ढूंढना ये है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा, तो सबसे पीछे होना चाहिए। देखो सबसे पीछे किधर है बेटा? पहले ऑप्शन, बस हो गया आंसर। ये भी गलत, ये भी गलत। बोलो आया समझ में? इसी स्मार्ट तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करना है। क्लियर? बहुत 2 ऑप्शन देखो, मैचिंग करो, आंसर आएगा अपना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन रिएक्टिव SN1 का है। किसका है? SN1 मैकेनिज्म का। बेटा आपको ये पता है कि SN1 जो होता है ना, उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट, एक तो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा उसमें, है ना। दूसरा क्या होता है उसमें, ये इंटरमीडिएट जो होगा ना, ये स्टेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टेबल। और स्टेबिलिटी टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, या फिर बेंजाइल, ठीक है। बेंजाइल हो, कार्बोकैटाइन, ओके। किसकी? कार्बोकैटाइन की। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? प्रोटोनिक सॉल्वेंट चाहिए। तीसरा है इसमें इन्वर्जन होगा कॉन्फ़िगरेशन का। रेसिमाइजेशन हो सकता है, ओके। और लास्ट पॉइंट, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है।
कितनी स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शन ये होती है। चलो अब देखते ये है कि SN1 कौन सा इनमें से बेटर देता है। बेटा अगर मैं इन सबको हटा दूं, ब्रोमीन को, सारे ब्रोमीन को हटा दूं और कार्बोकेटाइन बना दूं, तो बच्चों इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, सारे टर्सरी कार्बोकेटाइन बने, ठीक है। लेकिन स्टेबल कौन है सबसे ज़्यादा? अब टर्सरी कार्बोकेटाइन सभी बने तो हमें कोई दूसरा फैक्टर लगाना पड़ेगा। बेटा यहाँ भी टर्सरी है, ये भी टर्सरी है, ये जो स्टेबल है दूसरा फैक्टर है अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा। यहाँ है रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर रिंग लगी हुई है 3, तो ये इधर ये रेजोनेंस वाला, तो सबसे स्टेबल तो हो गया अपना 4th, ठीक है। ढूंढो सबसे स्टेबल 4th, एक इसमें है, एक इसमें, इसका मतलब 2 ऑप्शन खत्म। बोलो यस, बच्चे 2 ऑप्शन बेटा। अच्छा ये ब्रिज पोजीशन पर है और ब्रिज पोजीशन पर ब्रेडथ रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है? ब्रेडथ रूल। क्या कहता है ब्रेडथ रूल? कि कार्बोकेटाइन एट ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रिज पोजीशन लेस स्टेबल। अब प्रॉब्लम ये कि दोनों ही ब्रिज हैं, तो बेटा जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, जैसे इससे इस ब्रिज को मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 2 कार्बन है बेटा, ये के और एक ये कार्बन है ना, इसमें तो एक ही कार्बन है डायरेक्ट ये वाला, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो थोड़ा स्टेबल होगा। इसका मतलब सेकंड से फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है। देखो पहले 4th, फिर 3rd, फिर 1st, फिर 2nd है कहीं? यस, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर बात? ये ऑप्शन भी गलत हुआ। बोलो समझ में आया? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन अपना जनरल क्वेश्चन है, जनरल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि HX बॉन्ड लेंथ इज हायर इन HCl देन HF। बेटा हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन फ्लोरीन, ठीक है। हमें ये पता है यहाँ पर ये 1s है और ये यहाँ पर 2p का होता है। यहाँ 1s फिक्स, लेकिन यहाँ 3p। बच्चों सेल नंबर कौन सा ज़्यादा है? 3 वाला ज़्यादा है, हायर नंबर है 3। तो बेटा अगर 1s का ये है और 3s का ये हो जाए, तो यहाँ से जो इस सेंटर से सेंटर तक बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड लेंथ हाई होगा एज कंपेयर टू 1s और 2p। बोलो बात क्लियर? इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपना क्लियर है ना। दूसरा कह रहा द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। बेटा बॉइलिंग पॉइंट जरा लिखो 15 एलिमेंट का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूरा सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो कैसे? देखो हमें ये पता है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi यही होता है ना। और हाइड्राइड अगर बनेगा तो बेटा इसका NH3, ये PH3, ये ASH3, SbH3 और ये BiH3। बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें मेटल का बॉन्ड है हाइड्रोजन से डायरेक्ट, तो मुझे पता है मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू दिस, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ PH3 गैस होता है, तो बेटा ये सबसे ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट है BH3 का, उसके बाद SbH3 का, देन NH3 आता है, उसके बाद ये ASH3 और उसके बाद में PH3, क्योंकि ये बिल्कुल गैस है PH3 फॉस्फीन, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब मुझे आप ये बताइए यहाँ बिस्मिथ से हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड हैं? हमें पता 3 बॉन्ड हैं, तो कोवालेंसी भी क्या होगी बेटा? कोवालेंसी भी 3 होगी। लेकिन इसने क्या बोला कि हैविंग कोवालेंसी 4। क्या कोवालेंसी 4 होगी? नो, कोवालेंसी 4 नहीं होगी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। देखो किधर है, बोथ करेक्ट, नो, बोथ इनकरेक्ट, नो, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, यस, दिस इज नॉट। क्लियर बात? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
बच्चों क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऐसे क्वेश्चन जनरली जेई के फेवरेट होते हैं। मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको, और इसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स और सिखाऊंगा और जिनके बेसिस पर आपको अगले एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो ये क्या कह रहा है, एक कंपाउंड ए, कोई कंपाउंड है बेटा ए, ठीक है, विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है C9H11NO2। ओके, अब कह क्या रहा है, इससे मेरे NO केवल बेटा और इससे मैंने रिएक्शन कराया Br2NOH। पहले तो अपने को यही समझ लेना है कि Br2NOH काम क्या करता है। Br2NOH बेटा दो वर्क करता है। पहला आयोडोफॉर्म, आप इसको आयोडोफॉर्म की जगह हेलोफॉर्म लिख लोगे तो बेटर रहेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन। दूसरा काम इसका होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, हॉफमैन ब्रोमाइड। अब हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए जरूरी क्या है बेटा, हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए जरूरी है कि यहां R होगा या CO और NH2, ये मॉलिक्यूल रहेगा, मतलब NH2 फ्री होना चाहिए। ये ध्यान रखना आपको, NH2 ग्रुप जो है वो फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि नाइट्रोजन H और यहां कोई भी R लगा हो ना, NH2 ही होना चाहिए, ये ही ग्रुप होना चाहिए। और हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होना चाहिए, CH3CO होना चाहिए, ये भी फिक्स है, ठीक है, यही होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए, इथेनॉल होना चाहिए। बस इसके वर्क ये हैं और कोई इसका वर्क नहीं है, और यही आंसर दिलाएगा आपको। देखो क्या कह रहा है, जब इसने Br2NOH डाला, हमें ये पता है कि इसमें नाइट्रोजन है तो ये मॉलिक्यूल होना चाहिए। ढूंढे जरा ऑप्शन में किधर है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में नहीं है, थर्ड ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में, लो आंसर हो गया आपका। चुटकी में हुआ, एक कॉन्सेप्ट देखते ही आंसर हुआ। आगे देखो, अगर ये इससे रिएक्शन कर रहा है तो बन रहा है X, और X में फिर मैंने रिएक्शन कराया NaNO2HCl। बेटा ये डायजोनियम बनाने का है, क्या फॉर्म करने का है, डाई एजोटाइजेशन, ये डायजोटाइजेशन करता है। और CuCN ये क्या काम करता है बेटा, ये यहां से इसको हटाएगा, सेंटीमीटर रिएक्शन दे दी इसने, तो ये बनेगा डायरेक्ट रिंग पर CN। ओके, अपना आंसर ये रहा, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन आया है, उम्मीद है अगली बार भी पूछा जाए। और देखिए क्या पूछा, स्टेटमेंट पूछ रहा, कई बार रिएक्शन पूछ रहा है, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा कि इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, ठीक है, समझते हैं। चलो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर एंड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ NO2 ग्रुप इन नाइट्रोबेंजीन। बच्चों दिस इज नाइट्रोबेंजीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। अगर मैं इसको ओपनली लिखता हूं तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं ओपनली, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, N डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। बेटा नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन से ऊपर खींचेगा। तो जो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले तो हम कहेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, किधर, रिंग में कम करेगा। यस, क्योंकि वो रिंग से खींच रहा है। अगर रिंग से खींचेगा बेटा, ये अगर ऊपर गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, और अगर ये बॉन्ड यहां गया रेजोनेंस में तो पॉजिटिव इधर आएगा, फिर ये इधर आया तो पॉजिटिव यहां आया। इसका मतलब NO2 रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट, एक्टिवेटर। एक तो ये डीएक्टिवेटर है, दूसरा कौन सी पोजीशन पर डीएक्टिवेट कर रहा, ऑर्थो पैरा। इसका मतलब ये मेटा डायरेक्टर अफेयर, क्योंकि मेटा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ठीक अच्छी है, हाई है, ये कह सकते हैं एज कंपेयर टू ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, पैरा पोजीशन। तो बेटा ढूंढो जल्दी, एक तो ये डीएक्टिवेटर और मेटा डायरेक्टिंग। ये कह रहा है इट इज एक्टिवेटिंग, हटाओ, इट इज डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा, नो, इट इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा, यस, दिस इज गलत। क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी बहुत जनरल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ज़्यादा कराए हैं, क्लासरूम में भी कराए हैं
और यहाँ पर भी वन शॉट में सिखाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस ऐसा ही क्वेश्चनों पर ज़्यादा रहता है। देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने ये क्वेश्चन कराया था, तो मैं अभी बताया था जिसमें डायज़ोटाइजेशन सिखाया था, याद है। देखो क्या कह रहा बेटा, ये एनिलीन है, नाम पता होना चाहिए सबसे पहला, एनिलीन, और इसमें डायज़ोटाइजेशन करके ए बनाया गया। तो बेटा इसका डायज़ोटाइजेशन करके प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका डायज़ोटाइजेशन बनेगा N2Cl नेगेटिव। पहले तो आप ये देखिए ए ये किधर है, हो सकता है उसी से आंसर आपका आ जाए। ढूंढो, पहला नो, दूसरा यस, तीसरा नो, चौथा नो। चलो भाई आंसर हो गया। कुछ देखने की जरूरत थी क्या? कुछ जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में देखने की, डायरेक्ट आंसर आया। लेकिन फिर भी आप आगे देखो बेटा, इस डायज़ोटाइजेशन डायज़ोनियम सॉल्ट से दो रिएजेंट ऐसे हैं, एक तो ये है H3PO2 और एक है C2H5OH, जो इसको बेंजीन बनाते हैं। ध्यान रखना है, एक इसमें इस बार आपसे पूछा H3PO2, दूसरा मैंने बता दिया आपको, हो सकता आगे आ जाए, ठीक है, कौन बेंजीन बना सकता है, बात क्लियर रहेगी। उसके बाद उसने दिया है Br2 और FeBr3 में, मतलब ब्रोमिनेशन, तो बेटा एक ब्रोमीन भी लग जाएगा। ये लो, बोलो बात क्लियर, किधर है, यही आंसर है अपना। चलो हटाओ, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन फिर से है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा है, ये फिनॉल और इस फिनॉल में डाला गया बेस NaOH, P कोई कंपाउंड बना, देन उसमें CO2 डाल दिया गया, Q कोई कंपाउंड बना और उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया गया, देन कोई कंपाउंड R बना। और यही R हमसे पूछा है कि ये R बनेगा क्या। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, हम फिर से इसको ट्रिक से लगाएंगे, ठीक है। क्या कहता बेटा, फिनॉल ये रहा और ये OH, जब इसमें मैं NaOH डालूंगा, ठीक है, तो NaOH तो एक बेस है, अब बेस का काम है हाइड्रोजन लेना, तो ये हाइड्रोजन लेगा और ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिच करता है कहाँ पर, ऑर्थोपैरा। इसका मतलब P कंपाउंड तो ये है, ये तो हो गया P। अगर मैंने इसमें डाला है C डबल बॉन्ड CO2, ऑर्थो से रिएक्शन हुई तो ऑर्थो पर आएगा, पैरा से होगी तो पैरा पर। दोनों कंपाउंड में बनाऊंगा इसके, पहले मैंने बनाया ऑर्थो वाला कंपाउंड ONA और यहाँ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब मैं बना रहा हूँ पैरा वाला कंपाउंड ONA और ये C डबल बॉन्ड, जो स्टेबल रहेगा वही अपना आंसर रहेगा, ठीक है। अब करना है किसको फोन है, अच्छा, अब करना है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस अगर मैं इनका करता हूँ H+, तो बेटा नेगेटिव और इसको हटाओ और H लगाओ, मतलब ये OH और ये C डबल OH और ये भी OH और ये C डबल OH, यहाँ पर C डबल OH। बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो ये मोर स्टेबल है, तो यही प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब देखो OH और C डबल OH, पहला ही है नो नो नो। अब सुनो इसका नाम क्या है बेटा, इस रिएक्शन का नाम है, कंप्लीट रिएक्शन पूछिए, कॉल्वे स्मिथ, कॉल्वे स्मिथ रिएक्शन, ओके। और जो ये कंपाउंड बना हुआ तो ये दिस इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ओके। इसका नाम सैलिसएल्डिहाइड, जो कि रायमन टाइमन का प्रोडक्ट है, सैलिसएल्डिहाइड किसका प्रोडक्ट है बेटा, ये रायमन टाइमन, रायमन टाइमन का प्रोडक्ट है, ओके। तो ये आपको बातें हैं कुछ याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन द लिक्विड स्टेट का। और हेनरी लॉ से क्या कह रहा है, ये कह रहा है KH, दो स्टेटमेंट है, KH इज कांस्टेंट विथ चेंज concentration of a gas, the solution is dilute at given temperature। बेटा हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है ना, हेनरी कांस्टेंट, ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू ही कांस्टेंट बोली है तो ये क्या कह रहा है, इज कांस्टेंट विथ चेंज, यस बिल्कुल।
ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट होगा, है ना। KH इज कांस्टेंट। बच्चे सोचेंगे KH पोटासियम हाइड्राइड है सर, अरे नहीं भाई, उसने देखो लिखा क्या है, कांस्टेंट विद चेंज कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस टिल द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एट गिवन टेंपरेचर। अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो क्या KH जो है हेनरी गैस कांस्टेंट वो कांस्टेंट रहता है क्या? अरे कांस्टेंट भाई, तो वो कांस्टेंट रहेगा, यस। उसके बाद कह रहा अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। नो बेटा, डायरेक्टली होता है। P जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के, X के। और P इक्वल टू लिखते हैं हम KH और X इंटू X, ये होता है कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये गलत है। इसका मतलब जो भी इसके 4 ऑप्शन बन रहे थे उसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था और सेकंड ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। आई थिंक ये सी में था बेटा, ध्यान रखना। ये कौन सा था? सी ऑप्शन था इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन है और जितना बड़ा क्वेश्चन और इस तरीके से फ्रेम किया हुआ है कि लगेगा पता नहीं क्या पूछा हो, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बी, मतलब ए से कोई प्रोडक्ट बना है, ठीक है। हमने इसका रेट लो लिखा dA/dt इक्वल टू KA, यही होगा बेटा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि अगर ये घटेगा, ए की कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट घटेगा, है ना। कंसंट्रेशन अगर ए की डिक्रीज होगी तो रेट भी डिक्रीज होगा। ये कह रहा है इसका रेट R1 है, इसका R2 और इसका क्या है R3 है। इसमें 100 ml है, 10 मोलर ही है, लेकिन 10 ml इसमें वाटर डाल दिया है। इसका मतलब इसमें कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी क्योंकि क्या है 10 ml वाटर ऐड किया है, और इसमें कंसंट्रेशन फिक्स है 10 मोलर है, ये देखो, है ना। तो मुझे ये पता है R1 और R2 तो सेम होंगे, लेकिन ये ज़्यादा होगा किससे? R3 से। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर ऐड किया गया। ढूंढो ऑप्शन। नो, नो, यस, नो, दिस इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का और एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है ना। किससे क्वेश्चन है? एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी किया गया है लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हमें बोला गया बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लाइक दिस 2.12 into 10⁻⁻10 मीटर। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दिस लेवल। और बेटा जूल में सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है। देखो हमें ये पता कि एनर्जी जब निकलती है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन -13.6 इंटू क्या आता है Z²/N² आता है, यस और नो। इसी फॉर्मूले से निकलती है भाई, ठीक है। और मुझे ये भी पता है यहाँ Z तो 1 है लेकिन N नहीं पता बेटा यहाँ पर। अब N कैसे निकलेगा? क्योंकि उसने रेडियस दिया आपको। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है N²/Z, यस और नो, N²/Z। और यहाँ पर होती है क्या वैल्यू? अपने पास में रेडियस है, ठीक है, यहाँ पर होता है R0, ठीक है। तो ये कह रहा बेटा, क्या कह रहा है कि R0 फिक्स रेडियस है एटम की, ठीक है। Rn मुझे गिवन है, इसका मतलब 2.12 मुझे गिवन है इंटू 10⁻⁻10। R0 क्या होती है बेटा? ये वैल्यू फिक्स है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू N²/Z। Z कितना बेटा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, प्रोटॉन कितने? 1, ठीक है। अगर मैं इस 0.5 से ये कैंसिल करता हूं तो ये आता है 0.5 और ये 2 है, तो बेटा कितना आएगा? ये आएगा 4 इक्वल टू N²। और N की वैल्यू आ गई बच्चों 2। बोलो बात क्लियर, यस और नो। अब अगर N की वैल्यू 2 है तो यहां पर ये वैल्यू पुट अप कर सकते हैं हम। हाइड्रोजन की एनर्जी क्या? -13.6 इंटू Z²। Z कितना बेटा? 1। N कितना है? 2, या N² डायरेक्टली रख दो, 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 इक्वल टू -13.6 इंटू 1/4। 4 से इसको डिवाइड करो बेटा, 4 × 12, 3 और 12, एक बचेगा यहाँ पर, और 4 × 4 = 16, 3.4 आएगा माइनस का,
बोलो बात क्लियर। अब बात ये है कि ये जो वैल्यू आती है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, अगर मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़े तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से क्या आएगा -3.6 इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल। क्या आएगा बेटा 16 चौका 64, 4 16 3 48, 48 और 4 कितना आया है 16 3 48, 16 चौक 64, 6 48 4 54, तो इसका मतलब यह आया 5.44 इंटू 10⁻⁻19। और बात क्लियर, ऑप्शन किधर है, ये रहा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल क्या कह सकते हैं कैलकुलेशन वर्स क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मल चार्ज निकालने का क्वेश्चन है। 3 ऑक्सीजन गिवन है, 1 नाइट्रोजन गिवन है। बेटा इससे आसान क्वेश्चन शायद जेई का भी नहीं पूछ सकता। हमको वैसे ही पता है ये तो न्यूट्रल है, जीरो, थर्ड पर जीरो, देखो थर्ड पर जीरो किधर है, ये रहा और ये रहा, 2 हटाओ, चलो। और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कभी बना नहीं सकता, तो इस पर पॉजिटिव आएगा, 4 पर पॉजिटिव, देखो 0 प्लस, ये रहा आंसर। चलो बोलो बात क्लियर, आया आंसर, यस और नो, यस। चलो इस पे -1 और इस पे भी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और क्लोरोबेंजीन का क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन ना होंगे तो इजी, लेकिन क्या है ना आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उनको, और अगर नहीं पढ़ा तो समझ लेना फिर आपको कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। देखो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, एक एक पोर्शन को मार्क करते हुए पढ़ना है और आंसर आएगा। ये बेटा क्लोरोबेंजीन, क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। और मुझे बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसको अंडरलाइन रखना, करेक्ट नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना, ठीक है। क्या कह रहा है, P इज, ये P है, इज लेस रिएक्टिव देन बेंजाइल क्लोराइड। बेटा ये तो P है और साथ में लिख दो इसके बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, लिख दिया, ठीक है। टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहिए। देखो यहां तो अटैक नहीं कर सकता, यहां तो नहीं कर सकता, करेगा तो हाई टेम्परेचर पे करेगा, है ना, यहां तो नहीं कर सकता, लेकिन यहां इजीली कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहां से निकलेगा तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है यहां पर। यस, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, P इज लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दिस, लेकिन मुझसे इनकरेक्ट पूछा था, ये अपना आंसर नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट राइट है, ठीक। सेकंड देखो, ये कह रहा इन P CCl बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें हाँ बेटा बिल्कुल है, क्योंकि ये +R या +M भी दिखा सकता है। कैसे, ये डोनेट करेगा, और डोनेट अगर करेगा, R हटाओ M लगाओ, डोनेट अगर करेगा तो यहां पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन सकता है। ये स्टेटमेंट भी राइट है, लेकिन अपना इनकरेक्ट चाहिए था, इनकरेक्ट नहीं है। सी पर आओ, क्लोरीन इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा अगर मैं ये देखूं कि यहां क्लोरीन है और यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है, मैं कर रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखना है ना। अब मुझे ये पता है अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिच कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, है ना, नीचे की तरफ डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी इसमें, इंक्रीज हो जाएगी। और किस पोजीशन पर बेटा, ऑर्थो पर और पैरा पर, और ऑर्थो पैरा से आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, लेकिन अपने को इनकरेक्ट पूछा था, लेकिन आंसर नहीं आया। ऑप्शन 1 बच गया बस, ठीक है, यही अपना आंसर है, बाकी अपने आंसर नहीं है। कैसे, P कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन, अभी बताया था मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में बच्चों, P नॉर्मल कंडीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड, मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इसमें टेम्परेचर रखूंगा, हीट दूंगा इसको, ताकि ये बॉन्ड लेंथ बढ़े, ये इसमें वाइब्रेशन हो और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देके इसको तोड़े। बोलो आए समझ में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था लेकिन आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
तो बच्चों क्वेश्चन देखो, पीरियोडिक टेबल से और जनरल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा असमंजस में डाला 79 एटॉमिक नंबर देकर। अब वो कहेंगे सर कैसे निकालें इसको, कैसे पता करें, तो लेंथ ही बनेगा। बिल्कुल लेंथ ही नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि इसने पूछा करेक्ट रिगार्डिंग एलिमेंट एटॉमिक नंबर 79। बेटा मुझे पता है ना कि 57 लेंथेनम से 71 तक लुटीशियम तक लेंथेनॉइड्स होते हैं, पता है ना, इतना तो जानते होंगे। अब 71 तक ये होते हैं, तो हमें ये पता है कि जो ये वाला एटम है ना 57 वाला, ये स्टार्टिंग में ही तो आता है, स्कैंडियम, सचिन, ये लो, ठीक है, इसी में आता है। तो ये 57 और ये 71 जो है ये इसी में आता है। और इससे अगला क्या होता है? अगला सचिन, टाई, ठीक है, टाई जरा हैफनियम होता है 72। ओके, अब मुझे पता 72 इसमें, चलो मैं इसको कंसीडर कर लो, ये 72 है, ठीक है। टाइटेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखें अगर ये 72 है, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका मतलब 79 इस ग्रुप में है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये 29, इसमें 18 ऐड कर दो बेटा। 18 अगर ऐड कर दिया 8, 9, 17 और 3 और 1 4, 47। और इसमें अगर 32 ऐड कर दिया 2, 9, 3, 4, 7, चलो आगे 79। अब एक पॉइंट तो मुझे समझ में आया कि इस मॉलिक्यूल में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये लगने वाला है इसमें, ठीक है। तो ये कह रहा है इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम इन इट्स ग्रुप। बिल्कुल राइट बेटा। कैसे? क्योंकि इस कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन में 4s1 3d10 होता है, कॉन्फ़िगरेशन में तो इसके ये भी है, लेकिन इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो बिल्कुल ज़्यादा होगी। एक मिनिमम 9 बिलोंग टू ग्रुप 10। बेटा ग्रुप 10 नहीं, ये तो ग्रुप फर्स्ट होता है। क्या होता है कॉपर वाला? ग्रुप फर्स्ट ना बोलो तो आप इसको 11th भी बोल सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट भी होता है ना। 11th भी बोल सकते हो, फर्स्ट भी बोल सकते हो। ये कह रहा है बिलोंग टू 5th पीरियड। क्या है 5th पीरियड से बिलोंग करता है? देखो हमें ये पता है कि जो अपने ग्रुप होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, हाइलिना, कुमारी और रॉबरी, केस में फरार। ये पहला पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड यहाँ से चालू होता है, डी, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सिक्स में होता है, ठीक है। तो ढूंढो जल्दी किधर है 6th पीरियड। नो, ये भी नहीं है। चलो बात क्लियर हुई। तो फर्स्ट ही इसका राइट आंसर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। तो बेटा जनरल क्वेश्चन है, और किसका क्वेश्चन है? अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन डी ब्लॉक का है ना, लेकिन इसको जनरल केमिस्ट्री में भी हम पढ़ाते हैं, जिसका नाम है पेरियोडिस्ट्री, ठीक है। देखो कैसे ये कह रहा है एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब 3D का है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। एंड अनदर एलिमेंट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, मतलब वो 5D का है। सेम ग्रुप, ओके सेम ग्रुप है, ये 3D और ये 5D, ठीक है। अब कह रहा है डू नॉट लिबरेट H2 गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड लाइक HCl। बेटा मुझे पता है कॉपर और Ag और Au ये जो एलिमेंट है ना, ये HCl से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। ध्यान में रखो इसको। बोथ फॉर्म हैलाइड्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल आयन, दोनों हैलाइड्स बना रहे हैं, ठीक है। एक बना रहा है अपने पास में CuCl4 2 नेगेटिव, और एक बना रहा है AuCl4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन से ऑप्शन रेस्पेक्टिवली राइट होंगे। क्या बोथ sp3 दोनों dsp2, या एक sp3 एक dsp2 एक dsp2 एक sp3? क्या होगा? बात ध्यान से सुनना भाई। डाउन द ग्रुप, जब भी हम 3D 4D 5D की बात अगर अप्रोक्स करें हम,
तो हमेशा जो भी लीगेंड रहेगा बेटा, लीगेंड इन 5D सीरीज ऑलवेज कैसा रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ओके, मतलब लो स्पिन। चाहे वो पहले हाई स्पिन कर रहा हो या लो स्पिन कर रहा हो, लेकिन 5D के लिए हमेशा हर कोई लीगेंड कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ध्यान रखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें क्लोरीन देखा जाए तो क्लोरीन तो हाई स्पिन का होता है, हाई स्पिन, तो यहां भी होना चाहिए, लेकिन ये 5D का है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, क्लोरीन लो स्पिन। और लो स्पिन में हाइब्रिडाइजेशन इसकी आएगी DsP2 और हाई स्पिन में इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। ढूंढो। नो नो, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज नॉट। चलो हो गया आंसर, यस और नो, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री POC से क्वेश्चन है, ठीक है। किससे क्वेश्चन है पहले ही बता देता हूं, POC से क्वेश्चन है, ओके, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आसान है, इतना टफ नहीं है। देखो कैसे ये कह रहा है, सोडियम एक्सट्रैक्ट, बेटा हम Li बनाते थे ना, सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ 0.1 ग्राम, ठीक है। वेट जो है ना बेटा, वेट ऑफ सैंपल कितना है, वेट ऑफ सैंपल 0.1 ग्राम, ठीक है। ये कह रहा है ट्रीटेड विद क्लोरीन वाटर एंड CCl4। पहले ये बताइए, ये मैंने आपको सिखाया नहीं सिखाया, बिल्कुल सिखाया है। विच डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस ए वॉयलेट कलर। बेटा कलर अगर वॉयलेट आया, इसका मतलब यहां आयोडीन है, समझ में आ गई। अपॉन ट्रीटमेंट विद AgNO3 ए येलो PPT ऑफ इतने ग्राम प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है कि जो भी यहां पर हमारे पास में आयोडीन था, अगर मैंने उसमें NaI है, समझो, ठीक है, AgNO3 डाला तो बेटा बना क्या है, AgI बना होगा। और कितने ग्राम बना है, 0.012 ग्राम बना है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयोडीन, मतलब हैलाइड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसमें बेटा परसेंटेज आपको बताना है ना, सिंपल। चलो, अगर बच्चों ये इतना बना है तो क्या मैं इसकी मोल निकाल लूँ, मोल निकाल लो। कैसे निकालेंगे बेटा, जो ये AgI है, AgI में इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। AgI का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 235 है। कितना है, 235, क्योंकि 127 तो आयोडीन का है, बाकी बचा हुआ इसका है, ठीक है। क्या आएगा भाई, अगर मैं 0.012 से 235 मतलब इसको डिवाइड कर दूं, तो बेटा ये वैल्यू आएगी 5.1 × 10⁻⁻4 मोल। इतने मोल आ गया। अब इस मोल में एक आयोडीन है, तो मैं आयोडीन का मास निकाल लेता हूं। मास ऑफ आयोडीन इक्वल टू 5.1 × 10⁻⁻4 इंटू कितना बेटा, अभी बताया 127 इक्वल टू कितना आएगा, ये कितना आएगा भैया, ये आएगा 0.0648 ग्राम। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा पहले ही, आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। आया भैया, आयोडीन का वेट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज। फटाफट निकाल देंगे परसेंटेज। देखो कैसे निकालोगे भाई, परसेंटेज निकालना ना। देखो, परसेंटेज ऑफ I इन ऑर्गेनिक कैसे निकालोगे भाई, वेट इतना है 0. आयोडीन का 0648 डिवाइड बाई कितना 0.1 ग्राम इंटू 100 कितना आएगा, यह आएगा 64.8। इसका मतलब 65%। बोलो बात क्लियर, यस और नो। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो बेटा जितने क्वेश्चन थे, जितने मुझे मिले हैं, वो उसका मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है, ठीक है। आगे के लिए आपको रिकमेंड करूंगा फिर से कि वीडियो देख कर जाएं और पूरा सॉल्यूशन चेक करके जाएं। इसी टाइप के सॉल्यूशन से, इसी टाइप के क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।